नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें। मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के लिए टीम रवाना हो चुकी है। लावारिस एम्बुलेंस की जांच में जुटी हुई है पुलिस। यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कल लावारिस हालत में मिली थी वो एम्बुलेंस जिसमें मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट में पेशी के दौरान लाया गया था। इंजन और चेचिस नंबर से एम्बुलेंस की जांच की जा रही है। दोनों राज्यों की पुलिस तहकीकात में जुटी है। तो दो बड़ी खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। एक तरफ उसे यूपी लाने के लिए यूपी से पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है। इस टीम में 100 पुलिसकर्मी शामिल हैं, एक डॉक्टर भी शामिल है और दूसरी तरफ एम्बुलेंस की जांच भी चल रही है। एसआईटी की टीम इस वक्त रोपड़ में मौजूद है और एम्बुलेंस की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और रोपड़ में मुख्तार की एम्बुलेंस मामले की जांच कर रही है एसआईटी की टीम। और इस एसआईटी की टीम के जो प्रमुख है बाराबंकी के डीएसपी नवीन कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जानते हैं उनसे कि ये जांच आखिर पहुंची कहां तक है। नवीन जी, आपसे ये जानना चाहते हैं सबसे पहले कि कब आप रोपड़ पहुंचे और मुख्तार की एम्बुलेंस को अपने कब्जे में कब और कैसे लिया? हम लोग कल शाम को पहुंचे थे और अपना जो मुकदमा लिखा गया इस गाड़ी के संदर्भ में उसमें एविडेंस जो था वो कलेक्शन कर रहे हैं। ये गाड़ी कल शाम को लावारिस हालत में मिली थी और लोकल पुलिस सदर थाना ला करके दाखिल की है। तो इसके संदर्भ में अभी हम लोग सारी चीजें वेरीफाई कर रहे हैं। इसके इंजन नंबर, चेसिस नंबर और सारे अन्य डॉक्यूमेंट्स। क्या इस मामले में अभी तक किसी से कोई पूछताछ हुई है या आगे पूछताछ होने वाली है? बिल्कुल, एविडेंस कलेक्शन के संबंध में हम लोग वो पूछताछ करेंगे, लेकिन उसके पहले जो लीगल प्रोसीडिंग है कोर्ट का परमिशन ले करके ही हम लोग इस पे आगे का एक्शन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो क्या बांदा पुलिस की टीम के साथ मिलकर जांच करेंगे या एसआईटी अलग से अपना काम करेगी एम्बुलेंस पर? हम लोगों का काम सिर्फ जो एम्बुलेंस से संबंधित मुकदमे हमारे जनपद में लिखे गए हैं, ठीक है, उसके संबंध में एविडेंस कलेक्शन है और वही करने आए हैं। ठीक है। तो अभी तक की जो जांच पड़ताल है उसमें क्या जानकारी हासिल हो पाई है? एम्बुलेंस आखिर कहां से है और किसने अलॉट किया और मॉडिफाई कहां करवाया गया? किस तरह से इसका इस्तेमाल मुख्तार अंसारी बेरोक टोक कर रहा था? ये लोकल पुलिस ने बरामद किया था। लोकल पुलिस, हम लोग आए थे, लोकल पुलिस से इंफॉर्मेशन मिला, हम लोग गए जी। और वो गाड़ी इस समय सदर थाने पे खड़ी है, तो वहीं हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो क्या इस एम्बुलेंस में वो सारी सुविधाएं हैं जिसका जिक्र किया जा रहा है? आपने चेक किया इसे? नहीं, बहुत अभी डिटेल नहीं बता पाएंगे। अभी सारी चीजें वेरीफाई हो जाए तो उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन आज पूछताछ ये जानना जरूरी है कि आखिर एम्बुलेंस जो बाराबंकी में रजिस्टर्ड उसका इस्तेमाल पंजाब में मुख्तार अंसारी कर रहा था। पंजाब पुलिस लगातार मुख्तार अंसारी को ले जा रही थी और उसी एम्बुलेंस में वो जा रहा था और फिर वो एक सुनसान जगह पर लावारिस हालत में मिलती है। तो मिस्ट्री क्या है? आज इस मामले में क्या क्या पूछताछ होगी? हाँ, आज कुछ लोगों से हम लोग पूछताछ करेंगे। आज मंडे है तो पहले कोर्ट से परमिशन लेंगे। कोर्ट से परमिशन के बाद पूछताछ भी होगी और एम्बुलेंस से संबंधित जो अन्य चीजें हैं वो वेरीफाई। जी नवीन सर, एक और सवाल है कि क्या ड्राइवर से पूछताछ हुई है या आगे होगी? हाँ, वो हर पहलुओं पर जांच की जाएगी। एफआईआर लाज है तो सारे पहलुओं पर उसकी जांच हम लोग करेंगे। जी जी, धन्यवाद नवीन कुमार जी। डीएसपी जो वो टीम, एसआईटी की टीम जो इस वक्त एम्बुलेंस मामले की जांच के लिए रोपड़ पहुंची हुई है उसे लीड कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरह से एम्बुलेंस मिलती है और पंजाब पुलिस ही उस एम्बुलेंस को बरामद करती है और अब मामले की जांच चल रही है। चलिए, अब आज का जो बड़ा सवाल है, यूपी पुलिस की एक टीम रवाना हो चुकी है मुख्तार अंसारी को रोपड़ से लाने के लिए बांदा। 100 पुलिसकर्मी इस टीम में शामिल है, वज्र वाहन, एम्बुलेंस सब शामिल है। लेकिन एक जो बड़ा सवाल है कि आखिर किस रूट से मुख्तार अंसारी को लाया जाएगा बांदा तक। न्यूज 18 की टीम के पास अभी 3 रूट की जानकारी है। रोपड़ से बांदा लाने के लिए 3 रूट है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि वो 3 रूट आखिर हैं कौन कौन से। देखिए जरा, रूट नंबर 1 ये आपको बता देते हैं। रोपड़ जेल, उसके वहां से निकल के चंडीगढ़, अंबाला,
पानीपत, सोनीपत होते हुए राय यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के जरिए मुरादनगर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और फिर ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के जरिए आगे यमुना एक्सप्रेसवे पर बढ़ते हुए आगरा, कानपुर, फतेहपुर और फिर बांदा। ये एक रूट है। रूट नंबर 2 की बात कर लेते हैं आप। रूट नंबर 2 है रोपड़ जेल से चंडीगढ़, अंबाला, पानीपत, चंडीगढ़ के बाद अंबाला, फिर पानीपत, सोनीपत, राय। यहां तक तो रास्ता वही है, लेकिन इसके बाद पलवल का रास्ता ले लेते हैं, NH2, फिर मथुरा, आगरा, कानपुर, फतेहपुर होते हुए बांदा। ये रूट नंबर 2 है। तो ये 2 रूट इस वक्त आपके सामने, 3 रूट हैं जहां से लाए जा सकते हैं। तीसरे रूट के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन कौन सा रूट है जिसका इस्तेमाल यूपी पुलिस करने वाली है, ये भी आपको आगे सटीक जानकारी भी न्यूज़ 18 आपको देगा। और इस वक्त हमारे सहयोगी ऋषभ मणि हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। ऋषभ, रूट के बारे में अगर बात की जाए, 3 संभावित रूट है, कौन सा रूट ज्यादा मुफीद आपको लग रहा है? मेनका देखिए, जैसे अगर रूट की बात कर ली जाए तो जो हमारे सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि पूरी कोशिश की जाएगी कि जो नेशनल हाईवेज हैं और जो एक्सप्रेसवे हैं उसको चुना जाए। तो रोपड़ जेल से जो चंडीगढ़, अंबाला, पानीपत, सोनीपत होते हुए वेस्टर्न पेरिफेरल वे है, उसके बाद NH2 पलवल का है, मथुरा, आगरा, कानपुर होते हुए एक्सप्रेसवे के जरिए फतेहपुर होते हुए बांदा पहुंचने का जो रूट है, इसको मुफीद बताया जा रहा है। जो हमारे सोर्सेस हैं वो ये बात कह रहे हैं कि पूरी कोशिश यही की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा जो समय है वो एक्सप्रेस वे पे, ईस्टर्न जो पेरिफेरल वे है और जो यहाँ के एक्सप्रेस वे है, उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस वे पे ये बिताया जाए समय, चूंकि ये सारा एक्सप्रेस वे ऐसा है जिस पर लगातार सर्विलांस किया जा सकता है हर तरह से। जितने टोल नाके हैं, गिनती के हैं, वहां पर पुलिस तैनात रहेगी। उनकी जो मेडिकल वैन है, उनकी जो सर्विलांस वैन है, वो लगातार इन एक्सप्रेस वेज पे और पेरिफेरल वेज पे दौड़ती रहती है। वहां पर पुलिस की तैनाती है ही। और जो कल आदेश जारी किया गया है डीजीपी ऑफिस से ADG प्रयागराज को, उसमें यह कहा भी गया है कि रास्ते में जो भी जिले पड़ते हैं उन जिले के कप्तानों से, SP, SSP से ये टीम संपर्क कर सकती है। जहां जैसी जरूरत हो उनसे मदद ली जा सकती है। तो पूरा सिक्योरिटी का खाका तैयार है। पूरी कोशिश यही की जाएगी किसी भी ऐसे रूट में ना फंसा जाए जहां पर जाम हो सकता है, जहां पर ट्रैफिक ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल, तो ये पहली कोशिश होगी। और ऋषभ, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि वहां से लौटते वक्त कितना वक्त लग सकता है? तीनों ही रूट को अगर आप लें और जिस रूट की आप बात कर रहे हैं, कितना मैक्सिमम वक्त लग सकता है रोपड़ से बांदा तक पहुंचने में? देखिए, ये बताया जा रहा है कि 12 से 13 घंटे कम से कम इसमें लगेंगे। अभी ये बात तय नहीं हो पाई है कि क्या अगर जरूरत होगी रास्ते में कहीं रुका जाएगा। चूंकि मुख्तार अंसारी ने अपनी शिकायत में, मेडिकल शिकायत में एक बात कही है कि वो लो बैक पेन के मरीज हैं, उनको लो बैक पेन की शिकायत है। तो वो कितनी देर तक बैठ सकते हैं या कितनी देर तक लेट सकते हैं, उनको निश्चित अंतराल पे कितना आराम देना है, ये सारी बातें तब तय होंगी जब मुख्तार को हैंडओवर किया जाएगा। उस वक्त मुख्तार के मेडिकल कंडीशंस क्या हैं, जब ये डिस्कस होंगी। फिर उत्तर प्रदेश से जो डॉक्टर्स गए हैं वो उससे कितना मुतमईन होते हैं, संतुष्ट होते हैं, फिर उसके बिल्कुल ऋषभ बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी अमित गंजू रोपड़ पहुंच चुके हैं। रोपड़ का रुख कर लेते हैं। अमित, आप रोपड़ जेल के बाहर इस वक्त मौजूद है, बताइए वहां पर क्या हो रहा है? एक तरफ तो यूपी पुलिस वहां पहुंच रही है मुख्तार को लेने के लिए, दूसरी तरफ एम्बुलेंस की जांच के लिए SIT पहले से मौजूद। देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर जिस चीज का डर या जिस बात का डर कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को सता रहा था कि मुझे यहाँ से ना जाना पड़े, वो तो सारे उस पर विराम लग गया। और अब रही जहाँ एम्बुलेंस वाली बात, तो पिछले 2 दिन से यूपी की पुलिस की टीम यहाँ मौजूद है। और जिस प्रकार से एम्बुलेंस का मिलना, अनलॉक एम्बुलेंस का मिलना, वो एक जांच का विषय है। और जिस प्रकार से अगर सूत्रों की माने तो 2 टीम्स ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं। और अगर बात की जाए बांदा की, तो बांदा से टीम रवाना हो चुकी है। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से अनिल से कहूँगा यहाँ का दृश्य दिखाने की कोशिश करें। ये वही जगह है जहाँ इस ठीक दीवार के पीछे जो बैरक है उसमें वहाँ मुख्तार मौजूद हैं। और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि टीम्स का रवाना होना और यहाँ आने का 964 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है।
964 किलोमीटर के स्ट्रेस में कहां से कितना है, 14 से 15 घंटे का समय लग सकता है। अगर बात की जाए तो इसमें 9 वाहन चल रहे हैं, जिसमें एक डिप्टी एसपी का वाहन अलग से, इसमें वज्र वाहन है, पीएसी के जवान है, कंपनी कमांडर है, प्लाटून कमांडेंट है, उसके अलावा एक 7 एसआई है, 2 प्रभारी निरीक्षक है, एक डिप्टी एसपी है। और यहाँ बात की जाए तो यहाँ सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। दोनों तरफ के रास्ते पे पुलिस के जवान मुस्तैद कर दिए गए, क्योंकि इस जी अमित, लौटेंगे आपके पास। और इस वक्त न्यूज 18 के दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, अगर हम रूट की बात करें तो 3 संभावित रास्ते हैं, रूट है जिसके जरिए मुख्तार अंसारी को सड़क के रास्ते रोपड़ से बांदा लाया जा सकता है। एक एक करके आपको इस रूट के बारे में बता देते हैं। रूट नंबर 1 जो कि रोपड़ जेल से चंडीगढ़, अंबाला, पानीपत, राई, फिर मुरादनगर, जो कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, और फिर यहां से यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए आगरा, कानपुर, फतेहपुर और बांदा। ये रूट सबसे ज्यादा मुफीद माना जा सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर वक्त जो है वो एक्सप्रेसवे पर है। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, ये पुलिस भी यही कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा वक्त में सर्विलांस रहे, नजर रखी जा सके। रूट नंबर 2 की बात करें, रोपड़ जेल से चंडीगढ़, अंबाला, पानीपत, सोनीपत और फिर राई होते हुए पलवल यानी कि NH2 को पकड़ें और वहां से मथुरा, आगरा, कानपुर, फतेहपुर, बांदा मेन रोड से होते हुए बांदा तक। तो ये दूसरा रास्ता है। हालांकि इस रास्ते पर कई मोड़ हैं, तो मुमकिन है कि इस रास्ते से परहेज करे यूपी पुलिस, लेकिन जो पहला रूट हमने आपको बताया वो कहीं ज्यादा मुफीद लग रहा है। तीसरे रूट की अगर हम बात करें तो वो चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, सहारनपुर बाईपास होते हुए मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और फिर आगरा, कानपुर, फतेहपुर, बांदा। ये एक तीसरा रूट है और इसकी भी संभावना कम ही लग रही है। हालांकि अभी तक फाइनल कोई भी बात नहीं कही जा सकती जब तक कि पुलिस ही इस बात का जिक्र ना करे, पुलिस अपनी तरफ से पुष्टि ना करे। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस टीम में मौजूद हैं। अमित गंजू का रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी जो कि रोपड़ जेल के बाहर से मौजूद हैं। अमित, इस टीम को लीड इस वक्त कौन कर रहा है? एडीजी प्रयागराज की बात कही जा रही थी, क्या वो जुड़ चुके हैं इस टीम के साथ? चलिए एक बार फिर रुख ऋषभमणि त्रिपाठी का कर लेते हैं। ऋषभ, टीम को लीड कौन कर रहा है, इसके बारे में जानकारी? एडीजी प्रयागराज क्या टीम के साथ ही है या वो बाद में ज्वाइन करेंगे? नहीं मेनका, देखिए ऐसा नहीं है। एडीजी प्रयागराज को जिम्मेदारी दी गई है कि वो पूरा प्लान चॉकआउट करेंगे, वो सेलेक्ट करेंगे कौन से पुलिसकर्मी जाएंगे। जो डीजीपी ऑफिस से चिट्ठी आधिकारिक रूप से जारी की गई है वो एडीजी प्रयागराज के लिए की गई है। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश और जो एसीएस होम और लॉ पंजाब के हैं उनकी चिट्ठी का हवाला देते हुए उनसे कहा गया है कि मुख्तार अंसारी की शिफ्टिंग की जिम्मेदारी आपकी है। उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि स्वस्थ और अनुशासित पुलिसकर्मियों का आप चुनाव करें। और यह कहा गया है कि 1970 का जो गार्ड्स एंड एस्कॉर्ट्स रूल है किसी भी बंदी को लाने ले जाने का, उसके तहत कार्रवाई की जाए। ठीक है, जितना रूट है वहां पर जो रास्ते में जिले पड़ेंगे आप वहां के एसपी से संपर्क कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। सीएम योगी ने लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल पहुंचकर वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। वैक्सीन लगवाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के और दुनिया के लोगों को बचाने के लिए भारत के 2 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च हुए हैं, उसमें से मैंने भी वैक्सीन लगवाई है। सीएम योगी ने कहा कि देशवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी का उन्होंने आभार जताया। इसके अलावा देश के उन सभी वैज्ञानिकों का उन्होंने धन्यवाद अदा किया जिन्होंने 2-2 वैक्सीन लॉन्च की। सीएम ने कहा कि वैक्सीन के बाद भी सावधानी बरतने की जरूरत है। कोई वैक्सीन लगवाए उसके बाद लापरवाही न करे। को मिला है, ये लापरवाही का परिणाम है। मास्क लगाना लोगों ने बंद कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार देशवासियों से इस बारे में अपील की कि हर हाल में वैक्सीन का डोज लगने के बाद भी हम लोग इस सावधानी को जरूर बरतें, जिसमें मास्क की अनिवार्यता और 2 गज की दूरी की अनिवार्यता आवश्यक है। उसका पालन अगर हर व्यक्ति करता है तो कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी।
और हम कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई को पूरी तरह विजयी बनाने में सफल होंगे। और इस वक्त लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अलाउद्दीन, जिस तरह से कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ी है, चिंता बढ़ा दी है हालात ने, और इधर सीएम ने भी 2 संदेश देने की कोशिश की। एक कि वैक्सीनेशन का नंबर आए तो जरूर लगवाएं, और दूसरा कि वैक्सीनेशन के बाद और उससे पहले कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है, मास्क और 2 गज की दूरी, इस मंत्र को भूलना नहीं है। ऐसे में लोगों के मन में अब सवाल यह है कि कहीं फिर से लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन के हालात तो नहीं बनने वाले हैं। देखिए, बिला शक शुबहा चिंताएं बढ़ी हैं और पिछले 10 दिनों के भीतर आंकड़े भी बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। मैं राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल पे ही खड़ा हूं, जहां पर करीब 2 घंटे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीका लगवा के गए हैं। एक तो सिविल अस्पताल की तस्वीरें देखिए, दूसरी में फिर आपको सड़क की सूरत हाल बताऊँगा कि लगातार आप देखेंगे कि ट्रैफिक के आने जाने में कोई तब्दीली नहीं है, लोगों का आना जाना उसी तरह रफ्तार से है। तो ऐसे में लगातार विशेषज्ञों की तरफ से कहा भी जा रहा है कि जो प्रोटोकॉल है कोविड का, अगर उसका पालन नहीं करेंगे तो वैक्सीन का भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि ऐसे भी उदाहरण सामने आए हैं जिसमें वैक्सीन लगने के बाद भी लोग पॉजिटिव हुए हैं। तो ऐसे में वैक्सीन तो एक बार प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, शरीर में उस शक्ति को उत्पन्न करती है कि वैक्सीन लड़ सके कोरोना वायरस से, लेकिन साथ में अगर उन नियमों को फॉलो नहीं किया जाएगा जिनको सख्ती से पालन कराने की लगातार बात कही जा रही है, तो मामला बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। शायद यही वजह है कि सरकार ने कल बहुत ही टाइट गाइडलाइन भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव अगर शहरी इलाके में आता है तो करीब 20 घरों को सील कर दिया जाएगा, जबकि अगर 1 से ज़्यादा मरीज मिलते हैं तो 50 मीटर का रेडियस का इलाका और 60 घरों के इलाकों को सील किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दर्शा रही हैं कि कहीं ना कहीं से चीज़ों को बेहतर बनाने की दिशा में कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें जन सहभागिता बेहद ज़रूरी है। जन सहभागिता के बिना पर फोकस और साथ ही साथ टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाना, ये इस वक्त फोकस में नजर आ रहा है। धन्यवाद अलाउद्दीन इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी उत्तराखंड से।